अब हम बात करते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल की, दैट इज कॉल्ड दी लिपिड्स। हम सब ने ऑयल्स खाए होंगे, हम सब ने चीज़ खाई होगी, हम सब ने डिफरेंट वेजिटेबल ऑयल्स एंड आलमंड ऑयल वगैरह को यूज़ किया होगा। सो दे ऑल आर द कैटेगरीज और द एग्जाम्पल्स ऑफ द लिपिड। अगर हम बायोलॉजिकल डेफिनेशन की बात करें तो लिपिड इज नॉन एज द हेट्रोजेनस कंपाउंड्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि अगर हम ऑयल को भी पानी में डालें तो वो लोग डिजॉल्व नहीं होता। और एक और चीज़ आपने याद रखनी है कि लिपिड्स जो होते हैं ये ट्रू मोनोमर्स नहीं होते। जब हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि या तो वो गैलेक्टोज से क्रिएट होते हैं या वो ग्लूकोज से क्रिएट होते हैं, जबकि लिपिड्स के केस में जो मोनोमर्स होते हैं वो समटाइम चेंज हो जाते हैं, डिफरेंट मोनोमर्स यूज होते हैं टू क्रिएट वन लिपिड मॉलिक्यूल। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम दैट दे आर नॉट ट्रू मोनोमर्स। क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहले हम सिंपल लिपिड्स आते हैं। सिंपल लिपिड्स आर दोज लिपिड दैट आर द ट्राइग्लिसराइडिहाइड और ट्राइग्लिसरिक एसिटिक एसिड, और इसके अंदर जो होता है वो सिंपल आपके फैट्स एंड ऑयल्स आते हैं, एसाइल ग्लिसरल्डिहाइड्स आते हैं, वैक्सेस आती हैं। फिर इसके बाद आते हैं कंपाउंड लिपिड। कंपाउंड लिपिड में ये होता है कि फैटी एसिड की एक चेन की बजाय जो है वो कोई और कंपाउंड, जिसे हम समटाइम्स हम फॉस्फेट कहते हैं या समटाइम ग्लूकोज कहते हैं, वो आके अटैच हो जाते हैं एंड देन दे विल क्रिएट अ ग्लाइकोलिपिड और फॉस्फोलिपिड। डिराइव लिपिड्स ये वो लिपिड्स होते हैं जो कि लिपिड से जो होता है वो डिराइव किए हुए होते हैं। इनकी कॉमन एग्जाम्पल में कोलेस्ट्रॉल एंड स्टीरॉइड शामिल है। नाउ कम टू द बॉन्ड बिटवीन द लिपिड्स। अगर लिपिड्स को देखा जाए तो लिपिड्स फैट आर मेड अप ऑफ टू मोनोमर्स। पहले को हम कहते हैं फैटी एसिड और दूसरे का नाम है ग्लाइसरॉल। अगर यहाँ आपको नजर आए तो देयर आर थ्री, ग्लाइसरॉल के अंदर जो होता है वो थ्री आपके जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है अल्कोहल, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ग्लिसरॉल। जब ग्लिसरॉल फैटी एसिड के साथ कंबाइन होता है तो एस्टरिफिकेशन होती है। एस्टर बॉन्ड, इफ यू रिमेंबर, ये हम लोग जो है वो C डबल बॉन्ड O, इस बॉन्ड को हम लोग जो होता है वो एस्टर बॉन्ड कहते हैं। ये एस्टर बॉन्ड आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इधर से जो है ये, लेट्स सपोज करें कि यहाँ से एक हाइड्रोजन और ये कंपाउंड जो है रिमूव हुआ, तो देन ये इसके साथ अटैच होकर एस्टर बॉन्ड जो है वो क्रिएट हुआ। सो दिस इज द सिंपल एसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल। इसको हम लोग सबसे ज्यादा सिंपल एसाइल ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल कहते हैं। ये ट्राइग्लिसरल्डिहाइड है और ये जो होता है ये मोस्टली आपके स्टोरेज पर्पसेस के लिए जो होता है वो यूज होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फैटी एसिड की। फैटी एसिड को अगर देखा जाए तो फैटी एसिड में काफी सारे जो होते हैं वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर जो आर चेन होगी वो डिफाइन करेगी कि फैटी एसिड जो है वो कितने लॉन्ग होंगे, उनका क्या फंक्शन होगा, और वो जो है वो आपके रूम टेम्परेचर पे सॉल्युबल होंगे या नहीं होंगे। सो दैट्स व्हाई अगर हम फैटी एसिड को ड्रॉ करें तो दिस आर इज बेसिकली डिफाइनिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द फैटी एसिड, और इसकी लेंथ, इसके नंबर और इसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग फैटी एसिड्स को जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फिर इसके बाद जो आर चेन होती है उसमें हम लोग देखते हैं कि उसके अंदर डबल बॉन्ड है या नहीं है। अगर लेट्स सपोज करें किसी आर चेन में कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो देन इट विल कॉल द सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और ये जो होते हैं मोस्टली सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर। आपने जितने भी एनिमल फैट्स जो हम यूज करते हैं दे आर सैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर आते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जो कि डबल, फिर उसके बाद हमारे पास जो होते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनकी आर चेन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। आप जितने ज़्यादा डबल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे वो उतने ही ज़्यादा जो होंगे उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो लो होगा, और ये मोस्टली जो होते हैं वो रूम टेम्परेचर पे जो होते हैं वो इनसॉल्युबल या लिक्विड होते हैं। इसके कॉमन एग्जांपल्स में ये आपके जितने भी वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं दे आर बेसिकली द अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। फिर अब हम बात करते हैं फैटी एसिड की सर्टेन कैटेगरीज की दैट आर इंक्लूडेड इन योर बुक। इसमें जो सबसे पहले हम बात करेंगे दैट आर नॉन एज द वैक्सेस। अगर मैं वैक्सेस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो ये कुछ इस तरह से बनता है। यहाँ पे जो होता है ये जो चेन्स हैं ये दीज आर रिप्रेजेंटिंग द कार्बन। यहाँ ये मोस्टली जो होते हैं सैचुरेटेड कार्बन चेन होती है, और इसके अंदर जो कार्बन का नंबर होता है वो 625 से लेकर C35 तक होता है। That's why they have the highest melting and boiling temperature. इनका फंक्शन ये होता है कि ये वाटर रिपेलेंट होते हैं और किसी भी डैमेज से प्रोटेक्शन करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी कॉकरोच को देखा हो तो वो समटाइम सीवर्स में रहता है या समटाइम पानी के अंदर जब वो मूव करता है उसके बावजूद उसकी स्किन जो होती है वो गीली नहीं होती। उसकी रीज़न ये है कि जितने भी आपके इंसेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर एक वैक्सी क्यूटिकल होती है जो कि उन्हें प्रोटेक्ट करती है पानी को अंदर आने से। बिल्कुल इसी तरह जब आपने किसी भी लीफ को देखें तो आपको उसके अंदर शाइनी अपीयरेंस नजर आती है। वो शाइनी अपीयरेंस इसीलिए होती है क्योंकि उसके ऊपर भी एक वैक्स की लेयर क्रिएट हुई हुई होती है
और ये लेयर उसे प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द वाटर लॉस। इसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं ये कंपाउंड और डेरिवेटिव्स कंपाउंड लिपिड्स से होते हैं और इनके अंदर जो होता है वो एक आर चेंज होती है, यानी फैटी एसिड की एक चेन रिप्लेस हो जाती है फ्रॉम दी फॉस्फेट ग्रुप। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको इस तरह ड्रॉ करूं, अब हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड्स की। फॉस्फोलिपिड्स को हम लोग ये जो है कंपाउंड लिपिड भी कहते हैं एंड समटाइम डेरिवेटिव लिपिड भी कहते हैं। इसे डेरिवेटिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर एक आर चेन जो है वो रिप्लेस हो जाती है फ्रॉम दी फॉस्फेट ग्रुप। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करूं, तो यहाँ पे जो थर्ड होगा, यहाँ पे आपके जो है ये फॉस्फेट ग्रुप आके आपके इस तरह अटैच हो जाएगा, तो ये आपका क्रिएट करेगा फॉस्फोलिपिड्स। अब फॉस्फोलिपिड्स को यहाँ पे जो फॉस्फेट ग्रुप होता है, समटाइम इस फॉस्फेट ग्रुप के साथ सर्टेन कंपाउंड्स आके अटैच हो जाते हैं और वो डिफरेंट फॉस्फेट के ग्रुप्स या फॉस्फेट डेरिवेटिव्स क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप के अंदर जो है वो आपका इंसिटोल आके अटैच हो जाएगा, तो वो क्या बना देगा, फॉस्फो इंसिटोल। और अगर यहाँ पे जो है वो आपका फॉस्फेट के साथ इथैलो अमीन आके अटैच हो जाएगा, तो वो क्या बना देगा, फॉस्फेटिडाइल इथैलो अमीन। फिर जो है ये फॉस्फेटिडाइल सीरीन बना देगा एंड देन आपको फॉस्फेटिडाइल कोलिन। ये डिपेंड करेगा कि फॉस्फेट के साथ जो है वो कौन सा ग्रुप आके जो है ये अटैच हुए। इसमें अगर देखें तो ये जो कोलिन के साथ जब ये अटैच होता है तो फॉस्फेटिडाइल कोलिन बनाते हैं, इट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द न्यूरोट्रांसमीटर। फिर इसी तरह जब ये फॉस्फेट ग्रुप जो है ये जाके अटैच होगा इथेनॉल अमीन के साथ, तो ये फॉस्फेटिडाइल इथेनो अमीन बना देगा, जो कि जो है आपका सेकंड मैसेंजर और साइटोस्केलेटन के मेंटेनेंस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद अगर ये फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ सीरीन ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा, तो ये फॉस्फेटिडाइल सीरीन बनाएंगे। और यहाँ आपने याद रखना है कि फॉस्फेटिडाइल सीरीन इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर मेमोरी। जो बंदा जिसके जितनी ज़्यादा मेमोरी होगी या जितनी शार्प मेमोरी होगी, उसके अंदर फॉस्फेटिडाइल सीरीन उतना ही ज़्यादा होगा। फिर फॉस्फेटिडाइल के साथ अगर इंसिटोल आके अटैच हो जाएगा, तो वो फॉस्फेटिडाइल इंसिटोल बना देगा। और ये फॉस्फेटिडाइल इंसिटोल आपकी बॉडी के अंदर एज अ शेपरॉन एक्ट करते हैं। शेपरॉन मीन्स कि ये जो है ये किसी भी कंपाउंड के साथ जो है वो प्रोटीन फोल्डिंग में जो है ये हेल्प कर रहे होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एक सेकेंड ग्रुप की, दैट इज नॉन एज टर्पीन्स। टर्पीन्स जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से आइसोप्रीन यूनिट के साथ जो होता है वो अटैच होता है। समटाइम्स जो होता है ये 5 कार्बन रिंग होती है और इस 5 कार्बन रिंग को हम आइसोप्रीन यूनिट कहते हैं। अब ये आइसोप्रीन यूनिट जिस तरह आके अटैच होगा, तो ये उससे जो है ये सर्टन स्ट्रक्चर्स जो है ये क्रिएट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एक ही आइसोप्रीन यूनिट आके अटैच होगा, तो उसको हम मोनोप्रीन कहेंगे। और मोनोटर्पीन की कॉमन एग्जांपल जो है वो आपकी मेथनॉल। अगर आप मिंट खाते हैं तो मिंट के अंदर वो जो कूलिंग कंपाउंड होता है उसको हम मेंथोल कहते हैं। फिर उसके बाद अगर 2 टर्पीन्स यूनिट आके अटैच होंगे तो वो डाइटर्पीन्स बना देंगे। और ये डाइटर्पीन की कॉमन एग्जांपल विटामिन ए है। फिर उसके बाद अगर ये 3 या 3 से ज़्यादा टर्पीन्स यूनिट आके अटैच होंगे तो ये पॉलीटर्पीन बना देंगे। और पॉलीटर्पीन की कॉमन एग्जांपल आपके जो है वो नेचुरल रबर है। इसके अलावा टर्पीन्स की जो सर्टन अटैचमेंट और सर्टन अरेंजमेंट होते हैं, ये स्टीरॉयड और कोलेस्ट्रॉल जैसे मॉलिक्यूल्स भी जो है वो क्रिएट करती है। फिर हम बात करते हैं स्टीरॉयड्स की। स्टीरॉयड्स जो होते हैं सबसे ज़्यादा हायर मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड होते हैं और इनको जो है वो हम सर्टन क्रिस्टलाइन नेचर के अंदर भी लेकर आ सकते हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल में जो होता है वो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है। एंड यू ऑल नो दैट स्टीरॉयड को जो होता है ये मोस्टली हार्मोन्स क्रिएट करते हैं। आपकी बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स सिंथेसाइज होंगे, दे आर सिंथेसाइज फ्रॉम दिस स्टीरॉयड्स। और स्टीरॉयड्स जो हैं ये खुद टर्पीन यूनिट से मिलके बने हुए होते हैं। आखिर में हम बात करते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन की। प्रोस्टाग्लैंडिन को आप डिटेल में चैप्टर नंबर 13 के अंदर पढ़ेंगे। प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर फ्लेमेशन, पेन और फीवर कॉज करता है। यानी अगर आपकी बॉडी के अंदर पेन हो या आपकी बॉडी के अंदर फीवर हो, तो इट मीन्स कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन की कंसंट्रेशन काफ़ी ज़्यादा हो गई है। प्रोस्टाग्लैंडिन बेसिकली आर्चाडिनोइक एसिड से बनता है। ये आर्चाडिनोइक एसिड के ऊपर अगर एंजाइम एक्ट करेगा, तो ये एंजाइम इसे कन्वर्ट कर देगा इनटू प्रोस्टाग्लैंडिन। जब आपने सुना होगा कि जब आपको इसी तरह पेन, फीवर या इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स होते हैं तो हम लोग एस्प्रिन लेते हैं। एस्प्रिन बेसिकली जाकर इस एंजाइम को, जो कि आर्चाडिनोइक एसिड से प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहा होता है, उसकी प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है।
जब ये इस एंजाइम की प्रोडक्शन को स्टॉप कर देगा तो देन आपका आर्चिडोनिक एसिड जो है ये प्रोस्टाग्लैंडिन में कन्वर्ट नहीं होगा और आपको फीवर या इन्फ्लेमेशन जो होगी वो स्टॉप हो जाएगी।